नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 25 जनवरी 2023 और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 87वां दिन, 87th डे। मैं जहाँ रुका था उस जगह का नाम था धरती कछार और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जुगपुरा नहीं भड़पुरा आने वाला है। और अभी बज रहे हैं 7:30 हो चुका है और मैं आज लगभग 6:15 बजे निकल लिया था, तो मैं करीब 6 किलोमीटर चल चुका हूँ अंदाज़ा है। और उसके बाद में और कुछ जगह आएंगी और किनारे का रास्ता ऐसा ही होता है, किनारे पे चलते नहीं होता है तो पगडंडी आ जाती है, फिर गांव का रास्ता आ जाता है। तो ये मैया के समीप का ही रास्ता है। बाकी कल 26 जनवरी है और कल जो है जब ये वीडियो आएगा तो 26 जनवरी को ही पोस्ट होता है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई गणतंत्र दिवस है हमारा और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहाँ पर परेड भी होती है, हथियारों का भी एक तरीके से क्या बोलें प्रदर्शन करते हैं हम। और देखिए हमारे सनातन धर्म में जो है पृथ्वी जो है धरती को भी माता का दर्जा प्राप्त है, माता बोलते हैं। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो पंच तत्व हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बाद में पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है, पंच तत्व से ही मिलके बना है, सारी सृष्टि पंच तत्व से मिलके बनी है, ऐसा बोलते हैं। और तो जो है धरती माता जो है हमारी हम बताते हैं हथियारों को भाई डिस्प्ले करके कि अगर दुश्मन हमारी माता पर गलत नियत डालेगा तो ये हथियार उनके लिए ही बने हैं और हम उनका उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे। और ये होता है, देखिए किसी चीज़ का डिस्प्ले करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो आक्रमण के लिए। हम डंडा लेके चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आक्रमण करने जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे उपयोग के लिए है। और आप इतिहास अगर देखेंगे तो भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। स्वतंत्र चलिए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आप छोड़ भी दें, उसके पहले ही बड़े बड़े राज्य थे हमारे, वो बाहर कभी अपने एक सब कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं जाते थे। और जो लड़ाइयाँ होती थी वो कुछ कारणों से होती थी, लूटपाट करने नहीं होती थी, जैसे कि बाहर के बहुत सारे देशों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, वो करते थे। और चोरी करने लूट करने लोग कहाँ आते हैं ये समझने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो संपन्न होता है, जहाँ संपन्नता होती है वहीं लूट और चोरी होती है। तो हमारे यहाँ आए लोग आते रहे लूटते रहे, हमारा ज्ञान भी लूटा, हमारी संपत्ति भी लूटी। और बड़े बड़े देश जो दम्भ भरते हैं विकसित देश होने का, उनने भी लूटा हमें। और तो ये है कि भाई हम संपन्न थे पहले। आज के अरब कंट्रीज जो हैं वो तेल बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं। पहले क्रूड ऑयल का कोई उपयोग ही नहीं था, आप निकाल ही नहीं सकते थे। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, हमारे पास खेती थी, अच्छी खेती होती थी, फसल होती थी, पहले भी होती थी, आज भी होती है। बहुत सारी नदियाँ थीं, आज से ज़्यादा नदियाँ थीं पहले, पानी था प्रचुर मात्रा में। हम मसालों के सबसे बड़े निर्यातक थे। लौंग जो है वो एक बेशकीमती औषधि माना जाता था पहले हर देश में, उसकी बहुत डिमांड होती थी। और मुझे नहीं पता एक एक इसमें नहीं जाऊँगा मैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बेचा जाता था, लेकिन मसालों के हम बहुत बड़े निर्यातक थे। और न केवल ये, बहुत संपन्न थे, खेती अच्छी होती थी, पशुपालन बहुत अच्छा था। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया एक संपन्न राष्ट्र था, राष्ट्र न सही राज्यों के तौर पर ही। तो बहुत समृद्ध राज्य हुआ करते थे और बहुत समृद्ध यहाँ के मंदिर हुआ करते थे बड़े बड़े, जिनको कि लोगों ने के तोड़ा और लूटा। तो अगर आप सोचिए कि कोई एक साल ही आपको दबा के रखेगा तो क्या होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो हमें हज़ारों सालों तक दबा के रखा गया, हज़ारों सालों तक हमें जो है लूटा गया। तो फिर भी हम जहाँ आज खड़े हैं वो एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति है। तो यही है। और न केवल ये, हमारे धर्म पर भी आघात हुए हैं, सनातन धर्म पर बहुत आघात हुए हैं। और आप समझ ही गए होंगे आज की शुरुआती बातों से कि आज आपको ज्ञान मिलने वाला है। तो क्षमा कीजिए किसी को पसंद ना आए, क्योंकि एक बात हुई थी एक सज्जन से धर्म के बारे में, मैं उस पर आज बात करने वाला हूँ कि भाई धर्म जो है उसे बचा के रखना है हमें, उसे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़के टूटने नहीं देना है।
कि मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म बेकार। भाई धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें हजारों शाखाएं हैं, हजारों तरीके से अपनाया जाता है। तो मेरा धर्म ज़्यादा बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा वाली बात ठीक नहीं है। और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज। फ़िलहाल तो आगे बढ़ रहे हैं और आज बादल बहुत हैं ऊपर, तो सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। उजाला भी कम है, तो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, जैसी भी आएगी चलेगा। मैसेज तब भी कन्वे होगा। तो ये रहे आज के भाई मैया के दर्शन। और भड़परा से 1 किलोमीटर आगे आने पर जो है वो एक आश्रम था छोटा सा, तो वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम खिलाया काट के और चाय पिलाई। तो आज की पहली, उसके पहले चाय काली चाय मिली थी एक जगह, लेकिन दूध वाली चाय नहीं मिली थी भाई सर्दी में। तो पहली चाय थी आप बोल सकते हैं एक तरह से। और रास्ते बड़े आगे से ठीक है। और आगे जो आएगा वो आएगा झांसी घाट। अभी तो झांसी घाट के पहले भी कुछ आएगा। देखिए रेत की खुदाई हो रही है। और वो उस तरफ का जो रास्ता है उधर से भाई हमने वो रास्ता लिया था, उधर से आते में। और मुझे याद है 1 जनवरी थी जब झांसी घाट पार किया था और मलकछार में रुके थे। वो मैंने अभी याद नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा है वीडियो में पुरानी जाके, उसके जो हेडलाइन जो टैग होता है उसमें जाके। तो मुझे याद है कि टोकरियाँ ले लेके बाटी भरता बनाया था लोगों ने जो, और जो बालिकाओं ने हमें भरता बाटी और वो चूरमा खिलाया था। तो वो यही रास्ता था वो। कुछ भी हो, लेकिन मैया के किनारे आके बड़ी शांति होती है, शांति मिलती है। और अगर आप लोग ने कल के मेरे किलोमीटर देखे हैं 25 के आसपास, तो सरप्राइज मत होइए, ये भैया का किनारे का रास्ता आ गए हैं और आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा। तो पूरे जो टारगेट एस्टिमेट्स थे समय के वो सारे हिल गए हैं इधर से उधर। हालांकि कल मैं 8:15 निकला था, आज मैं 6:15 निकला हूँ। तो उम्मीद तो है कि कल से थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन एक और समस्या ये कि जो दूरी लिखी होती हैं उससे कहीं ज़्यादा चलना पड़ता है वो दूरी कवर करने के लिए। लिखा 3 किलोमीटर है तो चलना 6 किलोमीटर पड़ता है। वही किनारे के रास्तों वाला होता है तो लिस्ट के। तो अगर ऐसा भी होता रहा तो चलेंगे तब भी उतनी दूरी लिस्ट के अनुसार तो कवर नहीं होगी, तो फिर ओमकारेश्वर दूरी बना रहेगा। खैर जो भी हो, अपना काम है चलना भाई, जितना चल सकते हैं तो वही करेंगे, और बाकी फिर देखा जाएगा कब तक कहाँ पहुँचती हैं, जैसी मैया की इच्छा। और मैया जैसे घुमा रही है 2 दिन से, तो लग रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है मैया की इतनी जल्दी परिक्रमा पूरी करवाने की, जो मैं सोच रहा था 99 डेज़ 98 डेज़ में। तो बस ये किनारे का ही रास्ता चल रहा है भाई। और भीकमपुर गांव जो है वो शायद पास में से बाईं ओर निकल जाएगा। तो अभी एक दिन हुआ क्या
कि एक सज्जन से बात हो रही थी, तो वो जो है वैदिक रीति रिवाज में ज़्यादा विश्वास करते थे, वैदिक विधि से चलते थे। तो वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ होम हवन वगैरह होता है, मंत्रोच्चारण होता है, और वो सब हम करते हैं। लेकिन बोले हमारे यहाँ ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता, आरती वगैरह नहीं होती, भजन वगैरह वो कम होती हैं। तो वो जो है नेचुरल क्रियाएं जो थीं, जैसे हवन करना, अग्नि प्रज्वलित करना, वो सारी चीज़ों में ज़्यादा करते थे। तो बोल रहे हैं कि एक बार बोले ऐसे ही बातों बातों में एक बोले पड़ोसी थे, तो वो उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई हमें। बोलते हैं तुम तो नास्तिक हो, तुम तो पूजा पाठ नहीं होती तुम्हारे यहाँ आरती नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ कभी कथा वथा कराते नहीं देखा हमने, ऐसा वैसा। तो बोले ऐसा होता है, बोले बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बोले हमने कुछ बोला नहीं। तो बोले कुल मिला के वो बात बात पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम धार्मिक हैं, तुम धार्मिक नहीं हो, या तुम कम धार्मिक हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम पूरी चीज़ें जानते नहीं हैं। भाई धर्म की पूरा ज्ञान किसे है भाई, मुझे नहीं पता। कौन बोल सकता है कि सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, इसमें हज़ारों शाखाएं, हज़ारों तरीके से अपनाया जाता है। तो इसमें भाई अगर कोई बोलता है कि उसे सब कुछ आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होगा। तो भाई शंकराचार्य वगैरह होते हैं, छोड़ दीजिए भाई। ये जो बोलता है कि सब आता है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें लगता है भाई हमें सब कुछ नहीं आता, तो फिर दूसरे का तरीका गलत बताना नहीं चाहिए हमें। भाई दूसरा जिस भी तरीके से मानता है, धर्म मान तो रहा है कम से कम। ये भाई धर्म मान रहे हैं लोग, इसके पीछे हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने अपने सर कटा दिए। कुछ लोग बदल गए, जो नहीं बदले उन्होंने अपने सर कटाए, और कुछ लोग मानते रहे। बहुत से आघात सहे हैं धर्म ने। तो भाई ऐसा आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर ना समझी में एक दूसरे पर कटाक्ष करना ठीक थोड़ी है। अगर हम नहीं जानते दूसरे का तरीका, तो छोड़ दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए। अब एक मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, शायद आपने सुनी होगी, लेकिन मैं एक नए तरीके से सुनाऊंगा आपको। वो स्वरूप उसका जो कि लोग नहीं रखते हैं। कि एक बार केदारनाथ मंदिर जो है हमारा ज्योतिर्लिंग, जागृत महादेव भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, वो हर जगह बहुत सारी जगह बोलते हैं। खैर, तो ये देखिए घाट आ गया, ये शायद वही जगह है। तो भाई ये घाट है जो भीकमपुर का घाट है। तो भीकमपुर आ गया है, तो इसके आगे बढ़ेंगे हम झांसी घाट की ओर। तो दोस्तों ये नदी जाके उधर मिलती है मैया में, आपको दूर कहीं शायद दिख रही होंगी। और हमें इधर आना पड़ा क्योंकि ये नदी है, और इस नदी को पार करना है। तो उधर से नहीं था कुछ पार करने का, तो इधर से ये जगह है, तो यहाँ से हम इसे पार करेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो ये करीब 1 किलोमीटर का इधर से घुमाव हो गया है। और क्योंकि मैया में जब संगम हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही गहरा पानी है उसके पास में, और कोई नाव वगैरह की व्यवस्था थी नहीं। तो फिर यही मान लीजिए कि 1 किलोमीटर करीब चल के आपको इधर आना पड़ेगा नदी को पार करने के लिए। चलिए भाई पार करते हैं। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं झांसी घाट की ओर। और मैं बात कर रहा था, तो मैं एक कहानी सुनाने वाला था आपको केदारनाथ की। कि एक भक्त थे, बूढ़े बाबा थे, और जो बूढ़े थे मतलब होंगे 60 के आसपास। तो वो दर्शन करने जाते हैं भाई केदारनाथ। ये पहले की बात है काफ़ी। तो पैदल पैदल जाते हैं ऊपर, और जब वो ऊपर पहुंचते हैं, समय का कोई अनुमान नहीं होता है उन्हें, वो कई दिनों से पैदल चल रहे थे। तो जो है जब वो पहुंचते हैं, तो शायद दीपावली की दोज का दिन था। मतलब जहाँ तक मुझे याद है, उसी दिन केदारनाथ मंदिर के पट बंद होते हैं। तो शाम हो जाती है, और उसी
अच्छा, केदारनाथ मंदिर और बल्कि चारों धाम में अभी बद्रीनाथ के भी होता है। तो क्या होता है कि जैसे केदारनाथ मंदिर के पटबंध होते हैं तो उनकी डोली के साथ में वो लेके आती हैं। क्या नाम था मंदिर का, मैं नाम भूल गया, मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ पर जो है उन्हें विराजमान कर देते हैं। तो वो वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है फिर 6 महीने। और फिर जो है जब तारीख होती है खुलने की, तो फिर उस दिन जो है डोली फिर से ले जाई जाती है, उन्हें ऊपर ले जाते हैं। तो डोली में ऑब्वियसली वो तो स्वयं भू शिवलिंग है, जो मूर्ति है भगवान की, तो वो तो नहीं लेके आती, लेकिन सांकेतिक रूप से लाती है। तो जब वो दर्शन करने पहुँची तो जो है उनकी डोली जो है वो चल दी थी, तो पटबंद हो चुके थे। तो उसने पूछा कि भाई तो दर्शन करना है, तो उन्होंने बोला कि भाई अब तो जाओ वापस, पटबंद हो गए हैं और डोली जा रही है, 6 महीने बाद मंदिर के पट हैं वो खुलेंगे। तो बोला नहीं, मैं काफ़ी महीने चल के आया हूँ और मुझे तो दर्शन करना है, मैं 6 महीने कैसे रहूँगा। तो उन्होंने बोला हाँ, तुम 6 महीने नहीं रह सकते, तुम यहाँ से वापस चलो, क्योंकि यहाँ तो बहुत सर्दी होती है, कोई नहीं आता जाता है, बर्फ़ गिरने लगती है और बहुत बर्फ़ झट जाती है, ना यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम है, तो तुम चले जाओ नीचे और गोरखकुंड के आगे सोनप्रिया का उधर कहीं। और वैसे तो बोले 6 महीने हैं, तो तुम वापस चले जाओ, फिर आना 6 महीने बाद, लेकिन इधर नहीं रुक सकते, तुम वहाँ से नीचे चले जाओ, फिर उसके आगे तुम्हें जो करना हो वो करना। लेकिन वो नहीं माना, गिड़गड़ाता रहा, तो वो लोग निकल गए डोली लेके, उनका समय हो रहा था। तो जो है वो रोते 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 वहीं बैठ गया एक जगह और उसकी आंख लग गई। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी है तो फिर मैं सुना देता हूँ आपको। तो जो है कुछ देर बाद वो देखता है कि कोई हाथ फेर रहा है सर पे, तो उठता है तो देखता है एक साधु जो है खड़े हुए हैं। और तो वो साधु खड़े हुए हैं और साधु थे, भभूति लगी हुई थी शरीर पर, बड़ी बड़ी जटाएं, और पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो उसने बताया कि भगवान कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, दर्शन करने आया था तो हो नहीं पाए हैं, मैं क्या करूं, मैं वापस जाऊंगा तो फिर आ नहीं पाऊंगा मैं। तो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो उनने भोजन कराया उसे और लेके आए, और भोजन कराने के बाद बोले कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगता है कल पट ज़रूर खुलेंगे, तो सो जा। और उसके बाद उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। उसके बाद में जब उसकी आँख खुलती है, सुबह सूर्योदय हो चुका होता है, तो वो देखता है तो कोई बाबा जी वगैरह नहीं थे उधर, और मंदिर के पट भी बंद थे। तो वो थोड़ी देर बैठता है, फिर उसे याद आती है पंडित जी की बात, तो वो जाने के लिए होता है, लेकिन देखता है नीचे जाने को होता है कि उधर से डोली आ रही है, तो बड़ा खुश हो जाता है। तो समझ जाता है कि ये लोग डोली लेके गए थे, तो मतलब कुछ तो हुआ है कि रात में ये वापस आ गए। तो वो पास में आते तो वो जाके पूछता है पंडित जी पट खुल रहे हैं ना। तो बोलते हैं हाँ, पट तो खुलेंगे ही आज। कैसा मूर्ख है, कैसे सवाल कर रहा है भाई, तू तो सबसे जल्दी आ गया। तो बोलता है नहीं, लेकिन तुमने कल तो बोला था कि पट बंद है, 6 महीने बाद खुलेंगे। बोले कल बोला था? बोले मैं तो कल आया ही नहीं, मैं तो 6 महीने पहले आया था यहाँ। तो बोले क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप कल ही तो आए थे, मैं दर्शन करने आया था, आपने बोला था कि नहीं खुलेंगे पट जो है 6 महीने, तो चले जा। तो पंडित जी को याद आती है, अरे बोले तुम वही हो जो 6 महीने पहले आए थे यहाँ, और बाकी लोग भी जो होते हैं डोली में तो वो भी पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही है। तो फिर वो पूरी बात पूछते हैं, और वो बूढ़े बाबा जो है पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो भाई वो लोग समझ जाते हैं कि सब्जी खुद आए थे, और जो है भक्तों को दर्शन दिए उन्होंने और चले गए। तो वो सारे लोग जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते माफ़ करना, देखिए हम तो जो होता है नियमानुसार वही करते हैं भाई, हमें करना था, लेकिन आप जैसे भक्त को जो है भगवान ने खुद दर्शन दिए, इतने महान संत के दर्शन हो गए, हमें हमारे लिए यही बहुत है। और जो है पूरी बात फैल जाती है आसपास। तो यहाँ तक जो है वो चरणों में गिर जाते हैं, और यहाँ तक कहानी है जो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी है तो।
और अगर नहीं पढ़ी थी सुनी थी तो मैंने सुना दी आपको। इसकी आगे की कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं सुनाने वाला हूँ अब। तो भाई क्या होता है, ये बात फैल जाती है सब जगह, तो बाबा जी को बहुत मानने लगते हैं सब लोग, बहुत आवभगत होती है, उनका स्वागत होता है इधर उधर इधर उधर। और जो है उधर ही लोग बोलते हैं कि बाबा जी अब तो आप इधर ही रहिए। तो उनका एक जो है एक जगह आश्रम बन जाता है। काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और जो है काफ़ी बड़ा आश्रम बन जाता है, बहुत दान आता है। अब बाबा जी जो है प्रसिद्ध सिद्ध बाबा जी हो जाते हैं भाई। तो प्रसिद्ध सिद्ध बाबा जी को एक आध साल निकल जाता है और लोग बाग बिल्कुल भगवान की तरह पूछते हैं उन्हें। अब जो है उसमें ट्विस्ट आ जाता है। उसके बाद में एक सज्जन आके दावा करते हैं कि ये बाबा जी तो भाई हमें दिखे थे, कई बार बाज़ार में मिले हैं, इस जगह मिले हैं, उस जगह मिले हैं, और घूम रहे थे, खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अभी तक लोग मान के चल रहे थे कि भगवान ने उन्हें अपने साथ ले गया, जो भी किया, और 6 महीने यूं ही निकाल दिए और वो आ गए। अब जो वो सज्जन बोल रहे नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है भाई, बाबा जी बोल रहे। तो बोले नहीं और भी लोग आ गए, जिन जहाँ जहाँ उनने बोला था यहाँ आए थे, तो वहाँ के लोगों से पूछा तो उनने बोला हाँ हाँ हमने देखा है कई बार इन्हें। अब लोग जो है लोगों को लगा कि उन्हें ठगा गया है। तो जो है कि ये कुछ नहीं हुआ, ये गए हैं इधर उधर भटकते रहे हैं, बाबा बन के घूमते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, दान दक्षिणा देते रहे हैं, और जो है यहाँ आ गए हमसे पहले, इन्हें पता था पट खुलने वाले हैं, और इन्हें ये कहानी सुना दी, और कहानी के बाद में बड़ा आश्रम बना लिया, दान बना लिया, पूजे जा रहे हैं। ये तो ठगी है भाई। तो बहुत विरोध हुआ उनका, बहुत सारे लोग आ गए, NGOs आ गए, और पता नहीं कौन कौन आ गए, अच्छे लोग बुरे लोग सब तरह के लोग पीछे पड़ गए कि भाई ये तो ठगी हुई है, उनका आश्रम वगैरह तोड़ दिया। बहुत गुस्सा था लोगों में, बहुत गुस्सा था कि इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। अब मेरा सवाल ये है कि बेवकूफ़ किसने बनाया? बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ याद नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा, उन्होंने एक कहानी सुनाई, लोगों ने उस पर विश्वास किया और वो भाई उन्हें पूजने लगे। तो यहाँ गलती किसकी है और सही कौन है? तो ये देखिए, ये जो है रास्ता पगडंडी उसे बंद कर दिया है भाई लोगों ने, कांटों वाले झाड़ लगाकर। अब आप क्या बोलेंगे? तो बाबा जी बोलते हैं भाई मैंने कब बोला, मैंने तो कोई क्लेम ही नहीं किया था कि मैं कहाँ था, कहानी मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो एक और वर्ग आ जाता है जो बाबा जी का भक्त था, बोलता है नहीं भाई हो सकता है भगवान ने उसकी याददाश्त थी ख़त्म कर दी, उनने ध्यान रखा हो, इधर उधर रही हूँ, उनने सुविधा जो भी है व्यवस्थाएं कर दी हूँ, ये बाबा जी ने तो बोला नहीं था। तो कुछ लोग मानते हैं कि फिर भी कि नहीं शायद बाबा जी सही बोल रहे हैं भाई, लोग बात गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि आश्रम तो दोबारा से जो था वो भी बड़ा था, दान मान आता था तो हो गया। तो उन्होंने जो है फिर एक दिन बाबा जी जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी झाड़ लगा रखे हैं भाई लोगों ने कि यहाँ से लोग ना निकलें। तो भाई यहाँ से लोग ना निकलें तो कहाँ से निकलें फिर, क्या बताएगा कोई? तो जो है बाबा जी चले जाते हैं। तो लोग बोलते हैं देखो बोले झूठा था बाबा, भाग गया जो है लोगों के सवालों के जवाब देते नहीं बन रहा था। और जो है फिर वही होने लगता है कि भाई लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अब जो है बाबा जी जो थे वो जाके गुफा में रहने लगते हैं, बोलते हैं भाई भगवान के दर्शन हो गए और क्या चाहिए। बोले मैं तो इधर ही रहूँगा अकेले में, बोले सब मिथ्या है, माया है, इसमें क्यों रहने का। तो वर्जन बदलती रहती हैं भाई, आप किसके वर्जन से आपको कितना ज्ञान है। बात यह है कि आपको ज्ञान कितना है जो आप जज कर रहे हैं।
कौन सही है भाई, किसने सच बोला किसने झूठ बोला, आप कैसे पता करेंगे? बाबा जी झूठ बोले शिव जी के बारे में, सपने के बारे में, या जो आए थे उनके बारे में, या वो रहे वहाँ के बारे में, या लोग झूठ बोले कि वहाँ थे, या जो है बाबा जी झूठ बोल रहे हैं कि भाई वो मैं सब मिथ्या है, दर्शन हुआ इसलिए गुफा में आ गया हूँ, बल्कि वो डर के आ गए, या ये क्या हुआ, कौन सही है यहाँ पर? आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो भाई बाबा जी को इतना मानने की बोली किसने थी? उनने कहानी सुनाई तो आपने मान लिया। तो मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, हुआ था या नहीं हुआ था। मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कितना ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में, और उसके बाद में आप क्या डिसीजन लेने लायक हैं, क्या आपका डिसीजन वास्तव में सही है जो आप सोच रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा बहुत जानकारी के बेसिस पे हम बोलते हैं हम ज़्यादा धार्मिक है, तुम कम धार्मिक हो, तुम पाखंडी हो, तुम जो है नास्तिक हो, क्योंकि तुम हमारे अनुसार पूजा नहीं करते। भाई जो जैसे कर रहा है उसे करने दो ना, आपस में ही क्यों किसी को कम धर्मी बताना, नीचा दिखाने की कोशिश करना। कोई कथा नहीं कराता है, कोई और तरीके से करता होगा भाई, नहीं करता होगा, उसकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। कोई पूजा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत गीता पढ़ता है, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ नहीं कराता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि बेहतर तो यही है कि सबको अपना अपना काम करने दिया जाए, और जो हमारा धर्म है वो अभी भी जिंदा है, हज़ारों कुर्बानियाँ हुई हैं उसके बाद। तो उसमें आपस में ऐसी छोटी छोटी चीज़ पर जो है एक दूसरे से ना लड़ा जाए, छोटा ना दिखाया जाए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो भाई पता नहीं किसको होता है, और कौन सही है, कौन सा तरीका सही है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सबके अपने अपने तरीके उन्हें करने दीजिए ना। अगर आपको भगवान मिल गए हैं तो भाई आपस में खुश रहिए, आपको क्या करना दुनिया से। नहीं मिल रही है तो दूसरे को दूसरे के तरीके से करनी दीजिए, हो सकता है उससे मिल जाए भाई, इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँगा। केवल यही था कि भाई कोई वैदिक रीति से करे, कैसे भी करे, हमें दूसरे को जज नहीं करना है, हमें खुद को ही जज करना है। मेरी बात बार बार घूम के वहीं आ जाती है, आत्मशुद्धि की और खुद के कर्मों की। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अलग करेंगी, हमें हमारा जो है कल्याण करेंगी, हमारा भला करेंगी। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमारा भला नहीं होने वाला, हमारा भला होगा हम क्या कर रहे हैं उससे। तो हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है भाई, और अपने बारे में सोचना है। बस यही था आज का ज्ञान। तो इस बारे में सोचा मैंने कि भाई थोड़ा सा बोला जाए, याद आ जाती हैं कभी कभी बातें, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और भी कोई बात थी लेकिन मैं भूल गया हूँ। आज बादल हैं, देखिए ऊपर अगर आपको दिख रहे हैं, सूर्यदेव बीच में निकले थे, बहुत तेज़ धूप थी, 10 बजे के आसपास ही बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अब तेज़ धूप नहीं है उतनी, लेकिन रास्ता भी नहीं है। रास्ता तो भाई लग रहा है सीधे चलते रहें, क्या करें। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये ब्रिज है, ब्रिज के उस साइड जो आप देख रहे हैं वो झांसी घाट है, उत्तर तट का, जो कि हमें उस तरफ से मिला था 1 तारीख को, 1 जनवरी को। और इधर भी एक छोटा सा घाट बना हुआ है, ये इस तरफ का घाट है। और यहाँ से बोला है कि यहाँ से ऊपर से जाना पड़ेगा आपको, ऊपर से और पुल के पार करके फिर नीचे उतर के एकदम किनारे से रास्ता हो जाएगा। ऐसे पगडंडी बनी है वो, क्योंकि इधर बंद कर दिया है, देखिए झाड़ लगा दिए लोगों ने, और तो बस लगा दिए तो लगा दिए, खेत हैं उनके, उनने बंद कर दिया। ऐसे कई जगह पर रास्ता बंद मिल रहा है। तो समस्या तो आती है, रास्ते बंद होते हैं, पगडंडियाँ बंद कर देते हैं, फिर खेतों के बीच में से कहीं कहीं निकलना पड़ता है, तो पानी होता है, कीचड़ है। मैनेज कर रहे हैं भाई जितना हो सकता है।
झांसी घाट है ये। हम 1 तारीख को उधर से निकले थे। तो भाई 5-1 मिनट हो गए हैं निकले हुए झांसी घाट से। थोड़ा सा वहाँ विश्राम किया। समय हो रहा है 12:41 और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो हिसाब किताब तो सारे बिगड़े ही हुए हैं। यहाँ पे 2 समस्या हो रही हैं। एक तो चल कम पा रहे हैं बहुत सारे कारणों के कारण, और दूसरा क्या है, जो लिस्ट में दूरियाँ लिखी हैं वो बहुत कम लिखी हुई हैं। तो वो डबल एक इम्पैक्ट हो रहा है जो कैलकुलेशन थे उस पर। तो आज सोचा था सांकल पहुँचने का, लग रहा है सांकल तो कल पहुँच पाएंगे। इतना डिफरेंस आ जा रहा है, क्योंकि अभी चले, जैसे उदाहरण के लिए 18 हैं, 17 किलोमीटर चला था वहाँ तक मैं, और यूजुअली इस वक्त तक 27-28 किलोमीटर चल लेता था मैं। तो एक तो कम चल पा रहे हैं, और अगर लिस्ट के अनुसार बात करूँ तो लिस्ट में तो 11 किलोमीटर लिखा हुआ है भाई वो। तो वो जो दूरियाँ छोटी छोटी लिखी हुई हैं, अगर इस हिसाब से दूरियाँ चलती रहीं किनारे के रास्ते पे, तो जो 900 से 1000 किलोमीटर का एस्टिमेट था अमरकंटक से वापसी का, वो 100-200 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। और फिर हो सकता है भाई मेरी परिक्रमा जो है थोड़ी सी लंबी हो जाए। खैर जो भी है, रास्ते मिलते रहेंगे तो हम जाते रहेंगे। ख़ास समस्या आएगी तब देखा जाएगा। कोशिश तो भाई पूरी होगी किनारे से परिक्रमा पूरी करने की, क्योंकि नर्मदापुरम जो है होशंगाबाद, उसके बाद तो किनारे का रास्ता है नहीं, लेकिन वो बहुत दूर है। वहाँ से तो शायद 200 किलोमीटर ही और बचता है फिर ओमकारेश्वर 200 से 250 के बीच कुछ। तो वो तो फिर कुछ ही दिन की बात रह जाती है। तो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है वो अभी। तो किनारे के रास्ते पर 250 किलोमीटर बहुत होता है। और 250 लिस्ट से है, तो अगर वो 250 का 350 हो गया, तो फिर आप चलोगे 20-25, तो फिर तो बहुत लगने वाला है। तो 14 दिन इसी पे लग जाएगा, फिर कुछ और लगेगा, तो 20 दिन तो आराम से लग जाएंगे इस हिसाब से। तो चलिए वही आगे बढ़े। देखिए पानी दे रहे हैं तो वहाँ कीचड़ भी मिलेगी, भीगने का भी डर है। तो भाई फिसल गया मैं फिर से, लेकिन गिर नहीं पाया पूरी तरह से, कपड़े बच गए। हम भी ढीठ लोगों में से हैं, गिरेंगे, फिसलेंगे, उठेंगे, चलेंगे, लेकिन किनारे का रास्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भैया इक्का दुक्का लोग ही आते हैं इधर से अब। और लोग तो चाहते ही है कि लोग आना बंद कर दें और रास्ते बंद कर दें। वो कई जगह तो उन्हें घेर ही लिए, तो हम तो नहीं मानने वाले। जब तक रास्ते उपलब्ध हैं, संभव हैं, उपलब्ध का मतलब, तो जाएंगे। तो किनारे से समय लगे तो लगे, गिरें तो गिरें। अगर बीच बीच में रास्ते बंद ना हों और घूम के ना जाना पड़े, और कई जगह रास्ते होते ही नहीं हैं तो गांव से जाना पड़ता है, वो घूमना पड़ता है फालतू का, तो फिर किनारे के रास्ते तो सबसे बढ़िया होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो अच्छी लगती है वो ये कि आपको पूछना नहीं है रास्ता। वो हाईवे पे भी नहीं पूछना पड़ता है। तो रोड पर आप जाते हैं, मेन रोड पर अगर जाते हैं, जैसे यहाँ से को गोटी गाँव होकर नरसिंहपुर लोग निकले हैं, इधर से भी लिया है किसी ने, झांसी घाट से भी ले सकते थे। वही ब्रिज के ऊपर वाला रोड है, वो सीधा ले जाता आपको, उधर बरमान ले जाता। आप आजकल आराम से पहुंच जाते हैं। अभी हमें पहुंचने में कम से कम परसों लग जाएगा। तो वो होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। आप किनारे चल रहे हैं, आपको पता है भैया हमें किधर जाना है। अब कैसे निकला जाए, तो ऐसा ही है।
एक सज्जन ने बोला था कि झांसी से बरखेड़ी या कुछ तो बोला था कि वहाँ तक गांव के रोड से चले जाना, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। हमने कहा भाई नहीं, पूछा एक जगह कि रास्ता जाता है, निकलता है क्या? बोले हाँ निकल जाएगा। तो फिर हम भी निकल लिए। और भाई वो साधु बाबा की केदारनाथ वाली स्टोरी का मतलब यही था मेरा। देखिए बात उसमें सही गलत की है ही नहीं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है नहीं पता आपको, मुझे नहीं पता, और हमें गैस भी नहीं करना है। हमें केवल ये देखना है कि क्या हमने क्या सोच के जजमेंट किया, और हमने जो सोचा और जो सोच के फिर हमने जो काम किया तो वो हमने खुद चूज़ किया। और फिर अगर आप गलत लगता है, फिर आपको कल को की गलत है, तो आप जिम्मेदारी भी आपकी है भाई, दूसरे पे क्यों डालना अपनी जिम्मेदारी। बात केवल इतनी सी थी। अब ये ऊपर जा रहा है भाई रास्ता। कुछ भी कहिए, असली परिक्रमा तो यही है। लेकिन ये किनारों के रास्तों से चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, कोई नहीं मिलता है इधर, और सारे परिक्रमावासी गायब हो जाते हैं। आप चलते रहिए। मैया के किनारे किनारे, इससे अच्छा क्या होता है। और बहुत सुंदर। ये भाई एक दो घर दिख रहे हैं इधर, और माइक की आवाज़ आ रही है, तो बेलखेड़ी होना चाहिए शायद ही। बाकी तो पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कच्चा रास्ता है बजरी निकालने वालों के लिए। और इधर गड़बड़ कैसे होती है, लिस्ट वगैरह में जो दूरियां लिखी हैं ना, वो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो गांव वाले बोलते हैं वो लिख देते हैं। अब जैसे पीछे एक जगह से गांव से हमने पूछी थी दूरी, तो बोलते हैं ये 3 किलोमीटर है। तो आप सोचेंगे 3 किलोमीटर है तो भाई आप जिस स्पीड पे चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, आप 36 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, पगडंडियों को किसने नापा है। फिर आप जो अगर पूछेंगे कितना समय लगता है, तो फिर वो बताएंगे, बोले 1-1.5 घंटा लग जाता है। बोले अगर अच्छे चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच सकती है, नहीं तो 1.5 घंटा लग जाएगा। अब सोचिए आप, आपसे तेज़ चलती हैं वो, उन्हें इतना समय लग जाता है, तो वो 3 किलोमीटर कैसे हो सकती है। तो बोलेंगे 1 घंटे से पहले तो नहीं पहुंच सकते भाई। तो उससे पता चलता है कि दूरी का उन्हें अंदाज़ा सही नहीं होता है भाई। दूरी कहीं ज़्यादा होती है, वो बोलते कम है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये दूरियां किनारों की पहले भी हमने देखा था, लिस्ट में लिखी रहती थी, इससे कहीं ज़्यादा होती थी। तो वही इधर भी है। और गीली मिट्टी बहुत मिल रही है, तो वही बहुत ज़्यादा ही मिल रही है खेतों में। लेकिन अब है तो है, चलते रहिए। दोस्तों सिर से पानी टपक रहा है। ये देखिए, जो पूरा रास्ता है, पूरे के पूरे रास्ता पे पूरा पानी गिर रहा है। और तो छोड़िए आप, अब पूरे भीग चुके हैं, पूरी तरह से भीग चुके हैं। इतनी बेशर्माई से लोगों ने पानी डाल रहे हैं, क्या करोगे। ऐसा चलता रहा तो भाई ये देखिए अब बैग की क्या हालत हो गई है, कपड़ों की, सिर में से पानी टपक रहा है। ऐसे अगर रास्ते हुए तो फिर नहीं जा पाएंगे, संभव ही नहीं है। और ये देखिए भाई, रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद। अब ये रास्ता अंदर को जा रहा है, अंदर कोई गांव होगा तो वहाँ जाता है। आप क्या करेंगे भाई, गांव जाएंगे, फिर घूम के फिर से किनारे पे आएंगे, कहीं से
ये चीज़ें जो है ना ये परेशान करती हैं परिक्रमा वासियों को। बहुत समय जो है बर्बाद होता है। तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, फॉर्मेलिटी ही बची है केवल परिक्रमा रास्ता बंद करने की, घोषणा करने की। बाकी तो बंदी हो चुकी है, इसलिए लोग आते नहीं हैं। लोग भी क्या करें बेचारे, कुछ जो वास्तव में आना चाहते हैं वो भी नहीं आते हैं इन्हीं सब कारणों से। कहाँ है? यही करेली है, करेली अंदर है और ये भाई भोलेनाथ का चबूतरा बना है, यही घाट है। समय हो रहा है 3:25 और भाई मैं जा रहा हूँ मोहर घाट की ओर। अगली जगह वो है मोहर घाट और लिस्ट के अनुसार वो करेली से 3 किलोमीटर थी। हालांकि रियलिटी में अभी गंगाई कला आएगा, फिर मोहर घाट आएगा। तो पहले वहाँ पहुँचा जाएगा और फिर जो है सोचा जाएगा कि कितनी बजे पहुँचते हैं और आगे क्या है। तो अभी करेली से चले हुए थोड़ी देर हो गई है, तो 1-1.5 किलोमीटर मान लीजिए चल लिए होंगे और बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। 4:30 के बाद पहुंचे और तो फिर रिस्क है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे 3 किलोमीटर भी बोलता है तो वो 6 हो सकता है। लेकिन फिर भी पहले पहुंचा जाएगा, फिर मालूम किया जाएगा भाई, और नहीं तो फिर वहीं रुका जाएगा। 4:30 के बाद पहुंचने पर तो रुकना ज़्यादा बेहतर है इन रास्तों पर। तो ये भाई यहाँ पर मंदिर है और बोल रहे हैं आश्रम है, ये गंगई घाट पर है। तो गंगई घाट पर तो यहीं जा रहे हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, जानकारी लेंगे आगे की, फिर सोचा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये गंगई में मैं रुकना तो चाह रहा था, लेकिन कुछ कारण हैं वही जो कि आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं वो नहीं बोलूँगा। गंगई आएगा बोले 3 किलोमीटर, फिर एक बेलखेड़ी और आएगा, एक निकला था आज 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से बोले एक 6-7 किलोमीटर आपको कम से कम और जाना पड़ेगा तो मोहर घाट आएगा, ऐसा बताया है। तो ऑब्वियसली 4 बजे से ज़्यादा वक्त हो गया है, तो इतना तो नहीं पहुँच पाएंगे। 7-8 किलोमीटर ही पहुँच सकती हैं आज तो, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा होने के पहले। लेकिन और उधर कुछ है नहीं, गांव पड़ेंगे तो किसी गांव में ही जाके देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कुछ भाई आश्रय मिल जाए आज। क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि आश्रम में तो जो है बाबा जो पहले खोलते हैं वो चले जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, उन्हें अपनी चलम से मतलब होता है, और गांव के लोग आ जाते हैं और फिर वो तो जो होता है सो होता है। तो दोस्तों समय हो रहा है 5:14 और मेरा अंदाज़ा है कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर नहीं 2.5 से 3 किलोमीटर होना चाहिए मोहर घाट, जो मैप में दिख रहा है। बस जितनी तेज़ चल सकते हैं उतनी तेज़ चला जा रहा है भाई। तो अंधेरा होने के पहले पहले पहुंच लिया जाएगा संभवतः, संभावना तो है, बाकी देखते हैं। और इधर रास्ता भी थोड़ा ठीक आ गया किनारे का, अभी थोड़ा बेकार रास्ता आया था, एकदम तिरछा सा था, एकदम किनारे पर था, बट ये ठीक आ गया है। तो ऐसे रास्ते पे वैसे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा ही चलता है तो। लेकिन ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बेलखेड़ी करके दूसरा बेलखेड़ी है, वो गांव आ गया है नज़दीक, तो ये भी कारण हो सकता है। अभी फिर से जो है किनारे की पगडंडी एकदम फिर वो कैसी भी हो जाती है। तो जो भी है चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मोहर घाट की ओर भाई, जल्दी से मोहर घाट पहुँचा जाए, फिर वहाँ विश्राम किया जाएगा जो भी होगा। तो दोस्तों अगर आपको सामने आश्रम मंदिर सा कुछ दिख रहा है तो वो है मोहरी घाट, और यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। समय हो गया है 5:52, तो 6 बजे के आसपास में पहुँच जाऊँगा। अब
ये जो देखिए इधर लोग क्यों नहीं आते हैं, इधर से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों कम होते जा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है किनारे के रास्ते से आने से। दूसरा, अगर कोई फिर भी आ जाता है तो खेतों की पगडंडियाँ होती हैं जिनमें पानी भरा होता है, कीचड़ भरी होती है। कई जगह बागड़ लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद में जो ड्रिप इरीगेशन होती है फव्वारे से, तो उसका पानी कई बार खेतों में लगातार 5, 6, 7 जगह आप पर लगातार गिर रहा होता है। उसके बाद आती है बात आश्रमों की। तो जो आश्रम हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि जब वो आश्रम खोले गए होंगे तो नर्मदे हर, तो उनमें सेवा भाव रहा होगा। लेकिन अब वो लोग नहीं रहे जिनने आश्रम खोले थे, उनने परिक्रमा की थी, वो समझते थे। अब जो आश्रम पर कब्जा कर लिया है वो कर लिया है चिलमची बाबाओं ने। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। उन्हें ना परिक्रमा से मतलब है, ना परिक्रमा की उन्होंने, ना कभी परिक्रमा वासियों से मतलब है। उन्हें मतलब है तो केवल अपने चिलमची गाँव वाले दोस्तों से। और परिक्रमा वासी गए भाड़ में, तो सेवा के नाम पर कुछ है नहीं। छोटे छोटे गांव होते हैं तो भाई गांव वाले तो पहले ही मतलब नहीं रखते हैं उनकी तरफ से। तो जो थोड़ा बहुत अगर कोई धर्म मानता भी है तो वो मान के चल लेता है कि भाई आश्रम के भरोसे हो गया, कुछ अगर दान पुण्य करना है तो वो आश्रम के लिए कर देते हैं। अब जो है इतनी सारी समस्याओं के बाद भी लोग आते हैं तो इन्फॉर्मेशन की बदौलत आती हैं। कभी इन्फॉर्मेशन सही रहती है, वो सबसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक वक्त भोजन करके या जैसे भी। लेकिन समस्या आती है कि भाई जैसे मैं बार बार लिस्ट की बात करता हूँ कि मेरी लिस्ट में इतनी दूरी है, तो आज जो ये है मुआरी घाट, इसकी दूरी थी करेली से 3 किलोमीटर, जो कि यहाँ से कम 8 से 10-11 किलोमीटर के बीच निकली है। ये पहला वाकया नहीं है। और ऐसा हो क्यों रहा है? और ये जब मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो ये पीडीएफ बुक होती है, पीडीएफ पुस्तक होती है, जो यही छापकर अलग अलग आश्रम वाले अलग अलग ऐसी पुस्तकें छापकर परिक्रमावासियों को बांट देते हैं, जिसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी की जानकारी के आलम ये है। कल एक परिक्रमावासी बोल रहे थे मुझसे कि मैं आज बरमान घाट पहुँच जाऊँगा, वो पहुँच जाएंगे। मैंने कहा कि भाई मेरी लिस्ट के अनुसार ही 77 किलोमीटर बचा है और मेरी लिस्ट में दूरी दी है वो ऑलरेडी कम है इधर की, तो आप कैसे पहुँचेंगे? बोले नहीं, हमारी पुस्तक में 35 किलोमीटर लिखा है, हम तो पहुँच जाएंगे। अब जब वो आज चले होंगे और 35 में से केवल 10 ही पहुँच पाए होंगे, तो उन्हें लगा होगा कि सारे दिन चलने के बाद हम 10 ही कैसे पहुँचे। होता क्या है, देखिए मैंने पहले भी नोटिस किया, लेकिन पहले मैं श्योर नहीं था, क्योंकि उस तरफ से जब मैं आ रहा था तब भी ऐसे ही था कि 3 लिखा है 7 निकल रहा है, 2 लिखा है 5 निकल रहा है, काफ़ी सारा गलत लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद भाई हो गया होगा। इधर से भी यही है, लेकिन ये केवल और केवल किनारे के मार्ग का है, रोड मार्ग की सही जानकारी होती है। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है भाई कि आपने जो है, जिसने भी ये पुस्तक लिखी है, उनने जो परिक्रमा की है वो रोड मार्ग से की है, और किनारे रोड मार्ग के लिए एक पुस्तक लिखी होगी, किनारे मार्ग के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। और किनारे के लिए दूरी लेके या तो आपने गूगल स्किल से या जो है किसी सज्जन से जानकारी लेके, जो भी उल्टी सीधी जानकारी मिली आपने वो डाल दी, ये सोचे बिना कि भाई इसका कितना असर पड़ेगा, लोगों को कितनी परेशानी होती है इससे, वो रात में फंस सकते हैं। और गूगल पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते आप भाई, किनारे के रास्ते गूगल पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो रास्ते हैं ही नहीं। तो कुल मिला की बात ये है कि इधर से परिक्रमा करना वाकई चैलेंजिंग है, और ये सारी चीज़ें उसे बहुत चैलेंजिंग बना देती है। यही कारण है कि आपको इधर से उस तरफ से तो फिर भी जाते हुए लोग मिल जाते हैं जूस में, लेकिन अमरकंटक से तो सीधे निकल जाते हैं। इधर से आपको मंडला का जो रास्ता था उस जैसी ही हालत हो गई है इस रास्ते की, इधर भी लोग नहीं आते हैं, जबकि ये रास्ता वैसा कठिन नहीं है जैसा कि वो हुआ करता था। खैर जो भी है, सामने जो है घाट आ चुका है, तो एक बार वहाँ पे मालूम करेंगे, जानकारी लेंगे आश्रम की, और फिर वहीं विश्राम किया जाएगा। अगर कुछ होगा तो आपको वहाँ का दिखाते हैं और जानकारी दूँगा, उसके बाद ही मैं वीडियो समाप्त करूँगा। तो अब शायद आपको थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, तो ये है मुआरी घाट, और यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, प्रबंध है नहीं है, वो हम अभी घाट पर जाके मालूम करेंगे। देखने से घाट लग रहा है कि शायद ये थोड़ी बड़ी जगह हो सकती है, बड़ा गांव हो सकता है। ये है भाई मेरा आज का आसन, और 5 परिक्रमावासी और रुके हुए थे, तो भोजन बना रहे थे। उसी वक्त हम लोग पहुँचे, तो मैं और वो गुजरात वाले बाबा, तो 2 लोगों की 2 मूर्ति का भोजन उन्होंने बढ़ा दिया। तो उन लोगों ने ये देखिए सामने सब्जी और रोटी दे दी है। तो
थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे और आज का वीडियो हो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।